कट्टरपंथ पूरी दुनिया के पैमाने पर बहुत भारी पड़ रहा है, और उसमें मुस्लिम कट्टरपंथ हो, चाहे हिंदू कट्टरपंथ हो, या कहीं का भी मैं किसी भी तरह का कट्टरपंथ हो। और खास करके इस बीच जो हम देखे हैं कि डॉलर के ऊपर लगातार चोट पड़ रही है, और अमेरिका अपने आप को अलग थलग होने की स्थिति में पा रहा है। इसी कारण अमेरिका इस समय आकुल है, व्याकुल है। और अमेरिका जिस तरीके से सोच रहा था कि यूक्रेन को सोवियत यूनियन के सामने खड़ा करके वो अपना फिर वर्चस्व बना लेगा और नाटो के माध्यम से अपना पहुंच के रूप में ये रूस को कमजोर करके वो अपनी अर्थव्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर लेगा, दाव उसका उल्टा पड़ रहा है। अगर कहीं सही माने में जिस तरीके से रूस आगे बढ़ रहा है और रूबल वर्सेस डॉलर की अगर लड़ाई हो गई और डॉलर का बहिष्कार शुरू हो गया पूरी दुनिया के पैमाने पर, अभी तो केवल रूस कर रहा है, अगर दुनिया के पैमाने पर अगर उसका बहिष्कार शुरू हो गया और कहीं चीन की प्रतिद्वंदता, चीन वर्सेस अमेरिका और रूस वर्सेस अमेरिका में दोस्त एक हमारा जो मंडल सिद्धांत है कि दोस्त का दोस्त दुश्मन होता है और दोस्त का दुश्मन अपना दोस्त होता है। तो अगर कहीं चीन और रूस की इकोनॉमी और ये अगर मिल करके डॉलर के अगर मुकाबले कहीं खड़ा हो गए तो ऐसी हालत में दुनिया तो और स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में जो तस्वीर दिखाई पड़ रही है कि पूंजीवाद तो संकट में है, और वो ये पूंजीवाद भी आज की तारीख में कारपोरेट पूंजीवाद में वो बदल गया है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान एक जो छोटा सा देश है और लगभग एक तरीके से निर्भर रहा है अपने अमेरिका के ऊपर, लेकिन आज की तारीख में वहां से भी वो अपनी निर्भरता थोड़ी कम करता हुआ दिख रहा है कि वो अमेरिका की पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश अपना जो सो आपके इसके पहले के वो इमरान भाई भी करने की कोशिश किए तो उनको पलट दिया गया। तो अमेरिका तो हमेशा वहां पर ये पाकिस्तान में खेल करता रहता है। तो यह जो खास करके पाकिस्तान और इधर पूरे दक्षिण एशिया की ये जो राजनीति जिस तरीके से घूमती है, अपना अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, या अपना यूक्रेन के भी संदर्भ में, तो इन संदर्भ में 2022 तो की स्थिति तो हम देख रहे हैं कि हम एकदम से आर्थिक कोलैप्स की स्थिति में हम पड़े हुए हैं। और खास करके भारत उपमहाद्वीप का लंका हमने देखा, अभी आपका पाकिस्तान देखे, और भारत की भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। कर्ज की मात्रा 680 करोड़ डॉलर ये कर्ज हमारे ऊपर हो गया है। एक आदमी हमारे पास, हमारे एक नागरिक लाखों का वो कर्जदार होता चला जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह जो कोलैप्स की स्थिति बन रही है वो उसमें आप तो पाकिस्तान के साथ साथ पूरे दक्षिण एशिया को और पूरे भारत उपमहाद्वीप को आप ये किस तरीके से देखते हैं आदमपाल जी? जी जी बिल्कुल। बहुत ज्यादा डिस्कशन जाहिर है कि फैल गई है, उसमें तो पूरी दुनिया की डिस्कशन हुई है और बड़ी अच्छी सब पैनलिस्ट ने डिस्कशन रखी है। उनसे ज़ाहिर एग्री भी किया जा सकता है, बहुत सी चीज़ों से डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो साफ नज़र आ रहा है कि लोग समझ रहे हैं कि पहली बात जो सारी डिस्कशन से हम निकलती है कि एक तो ये है कि एक नई इपॉक है, एक नया मरहला है, एक नया दौर है पूरी दुनिया में, जो है पॉलिटिक्स का, इकोनॉमी का, एक जियोपॉलिटिक्स का, हर तरफ जो है वो एक नई डिफाइनिंग मूवमेंट है। मेरा ख्याल है सब पैनलिस्ट इस बात से एग्री कर रहे हैं। और उसमें ज़ाहिर है जिस तरह फिरोज भाई ने कंपैरिजन किया नॉन लाइन मूवमेंट से और फिर 90s के दौर से, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आपने पाकिस्तान के हवाले से भी क्वेश्चंस किए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस चीज़ को मैं तो ये मानता हूँ कि एक नया डिफाइनिंग मूवमेंट है, पूरी दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो गई है, स्पेशली कोरोना के हवाले से। क्योंकि हमारे कुछ दोस्त तो उसको कहते थे कि दुनिया को अब इस तरह देखना चाहिए जिस तरह बीसी हम लिखते हैं कि बिफोर कॉमन एरा या आफ्टर कॉमन एरा, तो बिफोर कोरोना है और आफ्टर कोरोना के तौर पर दुनिया को देखना चाहिए। तो पूरी दुनिया की जो पॉलिटिक्स है स्पेशली आफ्टर कोरोना वो काफी ज्यादा चेंज हुई है, और इकोनॉमी भी। और उसमें जो सबसे बेसिक मेरे नजदीक जो सबसे डिफाइनिंग मूवमेंट है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम का क्राइसिस है, जिसकी वजह से अमेरिकन इंपीरियलिज्म अब वीक हो रहा है और एक डिक्लाइन कर रहा है। और उसको अगर आप कंपैरिजन करें नॉन लाइन मूवमेंट के दौर से, जब सोवियत यूनियन था, जब चाइना में प्लान्ड इकोनॉमी थी, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, माओ था, तो वो एक डिफरेंट पीरियड था, एक डिफरेंट एरा था। और इसी उससे पीछे चले जाएं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो है वो बैलेंस ऑफ फोर्सेस चेंज हुआ था, ब्रिटिश
इंपीरियलिज्म की जगह अमेरिकन इंपीरियलिज्म आया था। इसी तरह 90s में हम देखते हैं सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद कि अमेरिकन इंपीरियलिज्म बहुत ज्यादा एक पावरफुल जो था वो देश के तौर पर सामने आया था, और स्पेशली अमेरिकन इंपीरियलिज्म के पास इतनी ज्यादा पावर थी कि वो दुनिया में कहीं भी जंगे करने के लिए जा रहा था, चाहे वो इराक था, अफगानिस्तान था, या और दुनिया के देश थे, वहां पे अपनी फौजें भेज रहा था, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग फौजी उसने अफगानिस्तान में भेज दिए, इराक में डायरेक्टली मिलिट्री इंटरवेंशंस की। लेकिन अब जो पीरियड है वो जिस तरह वो प्रेरणा जी ने भी बात की कि 2008 के बाद से एक इकोनॉमिक क्राइसिस दुनिया के अंदर बना है, और 2020 के बाद तो वो कई ज्यादा जो है वो गहरा हो गया है। तो अब उसमें हमें नजर आ रहा है कि अमेरिकन इंपीरियलिज्म की वीकनेस नजर आ रही है। रिलेटिव अगर आज 20 साल पहले जब वो अफगानिस्तान में एंटर हुए थे और जब वहां से निकले हैं, तो अमेरिकन इंपीरियलिज्म एज अ होल पूरी दुनिया में वीक हो गया, और आज उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 1 लाख फौजी यूक्रेन के अंदर उतार दे, या इवन शाम के अंदर भी, सीरिया के अंदर भी वो नई इंटरवेंशन कर सके थे, डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन एक प्रॉक्सी के तौर पर। और जो फिरोज भाई ने ठीक कहा है कि वो रशिया की और नेटो की जंग चल रही है यूक्रेन में, लेकिन नेटो के अंदर इतनी अब इस वक्त इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो डायरेक्ट मिलिट्री जो, क्योंकि सिर्फ इवन अगर आप वो एयर अटैक्स भी करते हैं, तो जब तक बूट्स ऑन द ग्राउंड उसको कहते हैं अमेरिकन, कि बूट्स ऑन द ग्राउंड जब तक नहीं होते उस वक्त तक कोई डिसाइसिव विक्ट्री किसी भी देश को नहीं मिल सकती। तो अमेरिका में या उसके नेटो में इतनी इस वक्त कैपेसिटी नजर नहीं आ रही, क्राइसिस जो है वो बढ़ सकता है। और दूसरी बात जो इकोनॉमिक क्राइसिस के हवाले से प्रेरणा जी ने बात की, वो बिल्कुल ठीक है कि वो इन्फ्लेशन की वजह वही है जो इतने ज्यादा नोट इन्होंने छापे हैं, लेकिन अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बावजूद इन्फ्लेशन कम नहीं हो रही। 3%, 4% तक यूरोप अमेरिका में लेके जा रहे हैं, उससे भी ज्यादा वो कर रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन फिर भी 8%, 10% पे है, और वो क्राइसिस बढ़ेगा। और कैपिटलिस्ट का क्राइसिस जो है वो हमें कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और आपने पाकिस्तान की बात की कि पाकिस्तान अमेरिका की पकड़ से निकलना चाह रहा है। जो यहाँ के आम जनता है, आम लोग हैं, वो तो निकलना चाहते हैं, वो तो बहुत ज्यादा विरोध भी करते हैं अमेरिकन इंपीरियलिज्म का, लेकिन रूलिंग क्लास कोई नहीं निकलना चाह रही। मसला ये आ रहा है कि अमेरिका की अपनी पकड़ वीक हो गई है। अमेरिका के पास अब वो इतने पैसे नहीं है, आईएमएफ के पास वो इतना पैसा नहीं जितना वो 20 साल पहले दे सकते थे या देते थे अपनी जंगों के लिए, अपने जो प्रॉक्सीज थी उनको पालने के लिए जितने पैसे वो पहले देते थे, या जिन शर्तों पे नरम शर्तों पे देते थे, वो अब वो दे नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान पर पकड़ उनकी वीक हो रही है। अफगानिस्तान में उन्होंने जितना पैसा पिछले 20 सालों में लगाया है वो उतना नहीं आ रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी कोलैप्स हो रही है। क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी तो पिछले 30-40 साल में एक वॉर, बल्कि शुरू से ही पिछले 75 सालों में वॉर इकॉनमी ही बन गई है। जो सारा मिलिट्री बजट है, डिफेंस बजट है, वो बढ़ता है, और अमेरिका उसको, पहले सोवियत यूनियन था या माओ का चाइना था या इंडिया नॉन अलाइड था, तो सारे देशों के हवाले से पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी के तौर पर, एक मिलिट्री जो था वो स्टेट के तौर पर जो था सपोर्ट करता था। लेकिन अब डायमेंशन चेंज हो गई हैं, इंडिया का एक डिफरेंट रोल बन रहा है, चाइना का और दूसरा सारा। तो उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान की रूलिंग क्लास को वो सपोर्ट या वो पकड़ अमेरिकन इंपीरियलिज्म की उस तरह नहीं है जिस तरह पहले थी, और उस वजह से क्राइसिस आपको अफगानिस्तान में भी, पाकिस्तान की इवन पॉलिटिक्स जो थी वो अमेरिकन एम्बेसी से चलती थी इस्लामाबाद की, तो उसके अंदर आपको एक बहुत सीरियस क्राइसिस नजर आ रहा है। तो आने वाले अरसे के अंदर हमें नजर आता है, और जिस तरह उन्होंने कहा कि 2023 में या आने वाले पीरियड में संकट बढ़ेगा, बिल्कुल क्राइसिस बढ़ेगा, क्योंकि कैपिटलिज्म का क्राइसिस है, और वो कोई 1-2 साल में खत्म होता नजर भी नहीं आ रहा, बल्कि हर जगह ही बढ़ेगा। और पाकिस्तान के अंदर भी डिफॉल्ट की डिस्कशन जो है वो खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही। या तो वो डिफॉल्ट अगर वो कहते हैं ना कि क्वेश्चन इज नॉट इफ बल्कि व्हेन, कि किस दिन कब कोलैप्स करेगा ये क्वेश्चन है, वो कोलैप्स करेगा या नहीं करेगा ये तो अब डिस्कशन बहुत कम पीछे रह गई है। और आईएमएफ के इवन इनको पैसे मिल भी जाते हैं तो वो इतने नहीं होंगे कि ये अपनी लोन पेमेंट्स कर सके, इनको रीशेड्यूल करने पड़ेंगे। पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक्सपोर्ट्स बढ़ा सके या रेमिटेंसेस से चला सके, क्योंकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को उन्होंने डेवलप अमेरिकन इंपीरियलिज्म या वो सारे उस प्रोसेस में नहीं हुआ, सिर्फ मिलिट्री वो हार्डवेयर ही था, और एक जंग की तलाश थी पाकिस्तान, तो वो रशिया भी चला गया पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जब यूक्रेन के साथ वॉर थी, और वो किसी तरह ढूंढ रहे थे कि हमें कोई नई जंग मिल जाए क्योंकि अफगानिस्तान की तो खत्म हो गई। तो ये सारा एक क्राइसिस है। दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे करना चाहूंगा कि चाइना और रशिया का बिल्कुल एक जो हिस्ट्री है उसकी अमेरिकन इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट में, लेकिन उसमें हम ये समझते हैं कि 90 से पहले जो चाइना और रशिया था उसमें एक प्लान्ड इकोनॉमी थी, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, और उसका
जो एक कॉन्फ्लिक्ट था वो मार्केट इकोनॉमी के साथ इंटरनेशनली था और उसकी बेस पे पॉलिटिक्स और होती थी। आज चाइना के अंदर एक कैपिटलिस्ट सिस्टम है, रशिया के अंदर भी एक कैपिटलिस्ट सिस्टम है। लेकिन ये जो आज चाइना और अमेरिका की लड़ाई है अमेरिकन इंपीरियलिज्म से, वो मार्केट इकोनॉमी के अंदर की लड़ाई है, वो कि दो सिस्टम्स की या दो इकोनॉमीज की लड़ाई नहीं है। और इसीलिए जहां पे अमेरिकन इंपीरियलिज्म वीक हो रहा है और यूरोप जो है वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज वीक हो रहे हैं, बस चाइना भी बहुत ज्यादा वीक हो रहा है। और चाइनीज इकोनॉमी डिपेंडेंट है एक्सपोर्ट्स के ऊपर, चाहे वो यूरोप है या अमेरिका के एक्सपोर्ट्स है। अगर अमेरिका और यूरोप अगर बाइंग नहीं करेंगे, खरीदे नहीं ये नहीं, तो चाइना कैसे एक्सपोर्ट करेगा? और वो एक क्राइसिस बना हुआ है। चाइना की इकोनॉमी बहुत पीछे जा रही है, चाइना का ग्रोथ रेट गिरता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। और ये कोरोना का इशू के ऊपर फिर प्रोटेस्ट, चाइना के अंदर एक बहुत बड़ी टोटलिटेरियन स्टेट के बावजूद प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसी तरह रशियन इकोनॉमी जो है वो, मैं ये नहीं कह रहा कि जिस तरह अमेरिकन विश करते हैं या यूरोपियंस के कल सुबह कोलैप्स कर जाएगी, लेकिन बहरहाल उसके मार्केट इकोनॉमी के साथ ही जुड़ी हुई है यूरोप की और दुनिया की इकोनॉमी के साथ, तो वो भी वीक हो रही है। तो उस हवाले से जो एक नया जो चीजें बन रही हैं उसमें जो हमें पुराने माजी के जो स्ट्रक्चर्स थे या अलायंसेस थे उससे बाहर निकल के देखना चाहिए। इवन यूके के हवाले से कहा जा रहा है कि अगर यही क्राइसिस चलता रहा तो यूके कैन बिकम एन इमर्जिंग इकोनॉमी। आईएमएफ ने कहा, जब ये लिज ट्रूस ने अपना ये पॉलिसीज अनाउंस की और उसको फिर रिजाइन करना पड़ा, आईएमएफ ने कहा कि इन पॉलिसीज के बाद इंग्लैंड एक इमर्जिंग इकोनॉमी बन सकता है और एक पुअर इकोनॉमी की एक जो है डेवलपिंग कंट्री के तौर पर यूके को लिया जा सकता है, जो क्राइसिस बनने की तरफ जा रहा है। तो उसमें हमें जो है वो ये भी देखना चाहिए कि जो यूरोप और इस वक्त सबसे ज्यादा अगर मूवमेंट्स ट्रेड यूनियन की चल रही हैं वो ब्रिटेन के अंदर चल रही हैं, इसी तरह इटली के अंदर है, जिस तरह दोस्तों ने बात भी की बाकी। तो उसमें हमें ये जो पुराने अलायंसेस थे आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, उसकी बजाय नए अलायंसेस बन सकते हैं, नए चेंज हो सकता है। और कोई और जो क्राइसिस है उसमें कोई भी अलायंस परमानेंट नहीं रहेगा। और जो पाकिस्तान चाइना का बड़ा आप देख रहे थे कि करीब आ रहे थे, लेकिन आईएमएफ की वजह से, अमेरिकन इंपीरियलिज्म की वजह से उन्होंने कट क्रॉस किया और इवन पाकिस्तान की इकोनॉमी चाइनीज लोन्स की वजह से और ज्यादा क्राइसिस में गई है। और अभी अगले हफ्ते पाकिस्तान ने $1 बिलियन वापस करने चाइना को, जिसके बाद और ज्यादा क्राइसिस बनेगा। तो मैं नहीं समझता कि कोई परमानेंट बनेगी, बल्कि और क्राइसिस बनेगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो हर तरफ भी क्राइसिस बनेगा। जी।